जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम एसओएल के सेमेस्टर 2 के बारे में। बुक है आपकी भारतीय राजनीति और सरकार। आज इसका एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण, रियासतों का एकीकरण एवं राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से 1947 से पहले का जो भारत था और आज़ादी के बाद जो आज हम भारत देखते हैं उसमें डिफरेंट स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। ये जर्नी 1947 से लेकर आज तक किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, किस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से जो पूर्व राज्य थे वो स्वतंत्रता से पूर्व एक तो ब्रिटिश इंडिया में राज्य बटा हुआ था और दूसरा था कि एक हिस्सा की ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत थे, यानी कि उस पर कोई देशी राज्य या रजवाड़े देशी राजा राज करते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो राज्य थे वो सीधा अंग्रेजी सरकार के अंडर में थे, लेकिन जो राज्य थे, जो प्रोविंसेस थे जिन पर राजा राज्य कर रहे थे, वो जो है फॉरेन मामले में या कंट्रोल उनके ऊपर विदेशी ब्रिटेन सरकार का था, लेकिन इंटरनल मामले में वो अपनी सरकार चलाते थे। इन्हें राजा के तौर पे संप्रभुता मिली हुई थी। उन्होंने यानी कि लोकल जो राजा थे वो अपने रियासतों में अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च सत्ता थी वो ब्रिटेन के लिए रखी थी। ठीक है। और समस्या क्या थी? समस्या की अगर हम बात करते हैं कि जब भारत की आजादी की बात हुई थी तो ये कहा गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि जो भी राज्य आजाद होना चाहे वो आजाद हो सकते हैं। जो ब्रिटिश सरकार के सामने ब्रिटिश सरकार में मिलना जो भी राजा आजाद होना चाहते हैं वो आजाद हो जाएं, जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं भारत के साथ मिल जाएं, और जो पाकिस्तान के साथ आके मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ भी मिल सकते हैं। ऐसा कहना था एटली जी का, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब ये जो बात खड़ी हुई, जो अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ये भारत की आजादी का एक खाका तैयार किया था, और ये जो भी इन्होंने एटली जी ने ये बात कही, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो तुरंत ही समस्याएं दिखनी चालू हो गई। बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को आजाद रखना चाहती थी, जैसे त्रिपुराकोर हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, ऐसे भोपाल हो गया, ऐसे बहुत सारे राज्य थे। परंतु कुछ राज्य ऐसे भी थे जो भारत की सीमा से लगते थे लेकिन मिलना पाकिस्तान के साथ चाहते थे, जैसे जूनागढ़ की कोई सीमा भारत के साथ पाकिस्तान के साथ नहीं लगती थी, उनकी सारी की सारी सीमा भारत के साथ थी। लेकिन जूनागढ़ के राजा का एक अलग ही तर्क था कि नहीं, हम समुद्र के रास्ते पाकिस्तान चले जाएंगे। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी समस्या थी, और इसलिए जो है 15 अगस्त 1947 से पहले बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो भारत के अंदर शामिल हो गए थे। अधिकतर राज्य रजवाड़ों ने भारतीय संघ में अपने विलय पर हस्ताक्षर कर दी। जो जिस डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर कराए गए थे विलय पत्र पे, उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस जो हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, उसका मतलब ये था कि जो रजवाड़े हैं भारतीय संघ का अंग बनने के लिए खुद सहमत हैं। भारत के जो राज्य पुनर्गठन, यानी कि जो एक भारत को बनाने का जो काम था, यानी 565 रियासतें भारत के अंदर थी, उन्हें भारत में मिलाना और एक राज्य के रूप में तैयार करने का जो दुष्कर कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ज्यादातर राज्यों को उन्होंने आसानी से मिला लिया था, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको करने में उन्हें कठिनाई साबित हुई, लेकिन उन्होंने ये काम बखूबी किया है। हाँ, कश्मीर का काम जरूर उनके हाथ से ले लिया गया है,
बाद में हमें कश्मीर की समस्याएं उलझती हुई दिखती हैं। ये जो पहली समस्या थी हैदराबाद की, हैदराबाद जो रियासत है एक बहुत बड़ी रियासत थी, चारों तरफ से इंडिया से घिरी हुई थी, लेकिन वो आजाद रहना चाहते थे। ठीक है, वहां का शासक मुस्लिम है लेकिन जनता हिंदू है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते हैं और उस टाइम वो दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी था। ठीक, और वो हैदराबाद रियासत को आजाद रखना चाहता था। अब जो ये तनातनी हुई कि नहीं वो आजाद रहेगा, भारत सरकार कहती नहीं, इसकी सारी रियासतों की सीमा भारत से लगती है। ठीक, तो इससे जो है ना, और ऊपर से जो उसने वहां की जो जनता थी उस पर अत्याचार करने चालू किए, खासकर महिलाएं। तो वहां पे आंदोलन उठ खड़े हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की शुरुआत में थी। तो इसने क्या काम किया, वहां का जो निजाम था उसने रजाकर जो सांप्रदायिक अत्याचारी थे उसे छोड़ दिया, और उन्होंने बहुत से लोगों को कत्ल किया है, रेप किया है, ये सब बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर भारत सरकार को सेना का एक्शन लेना पड़ा। फिर निजाम ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया है, और जो निजाम था वो पाकिस्तान बाद में चला गया है। ऐसा ही है मणिपुर का कांड। मणिपुर के राजा थे राजा बोधचंद्र। उन्होंने जो है भारत की रियासत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया कि नहीं, आप राजा बने रहोगे, आप केवल हमें फॉरेन अफेयर्स अपने हमें दे दीजिए। तो इस तरह से बोधचंद्र जी ने मणिपुर को भारत के अंदर मिला दिया, और वहां पे संवैधानिक राजतंत्र कायम हो। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि वहां राजा भी रहेगा और संविधान भी रहेगा। भारत का संविधान भी वहां लागू होता था और वहां का राजा भी होता था। और भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव किए गए हैं। जूनागढ़ में भी समस्या अजीब थी कि जूनागढ़ का जो राजा था वो तो मुस्लिम था, लेकिन जनता सारी हिंदू थी, और वो अपने आप को पाकिस्तान में मिला लेना चाहता था, जो वहां का नवाब था। उसने तरकीब दिया कि हम पाकिस्तान समुद्री मार्ग से चले जाएंगे। ठीक, और नवाब मोहम्मद खान और दीवान शाह नवाब भुट्टो ने पाकिस्तान में मिलने का मंसूबा बना रखा था। 14 अगस्त 1947 को नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी। इस विलय को 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने भी मंजूरी दे दी। जूनागढ़ के अधीनस्थ रियासतों मंगोल व बाबरियाबाद ने इस कदम से नाराज होकर जूनागढ़ की आजादी की घोषणा कर दी एवं भारत में मिलने की इच्छा प्रकट कर दी। 3 रियासतें थी, मंगोल, बाबरियाबाद और एक और जो है वहां की जूनागढ़। इन्होंने जो है आजाद होने की घोषणा कर दी। इसके उत्तर में क्या हुआ, जूनागढ़ का जो नवाब था उसने रियासत जो थी बाबरियाबाद और मंगोल दोनों पे कब्जा करने के लिए सैन्य टुकड़ी भेजी थी और उन्हें जीत लिया। उस टाइम बीपी मेनन जी थे, उन्होंने जूनागढ़ जाकर दीवान से मुलाकात की और भारत में विलय हेतु दबाव बनाया। इसी समय जो महात्मा गांधी जी के भतीजे थे श्यामलाल दास गांधी जी, उनके द्वारा जूनागढ़ के अंदर वैकल्पिक सरकार का गठन कर दिया गया, और ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक जन आंदोलन छिड़ गया। इस जन आंदोलन से भयभीत होकर जो नवाब था वो कराची भाग गया था। दीवान जो थे सवार नवाज भुट्टो, उन्होंने जूनागढ़ को भारत के अंदर मिला दिया। और फिर इसकी वैधता के लिए क्या काम किया गया कि जनमत संग्रह करवाया, और 91% जनता ने जूनागढ़ के भारत में विलय का निर्णय ले लिया, और इस तरह से जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। देन जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू थे लेकिन जनता मुस्लिम थी। इसी चक्कर में पाकिस्तान चाहता था कि सारा का सारा जो जम्मू कश्मीर है वो उसका है।
हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है अपनी सेना भेज करके कश्मीर पे कब्जा करना चालू कर दिया। वहां एक पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला उनके लीडर थे। वे चाहते थे कि महाराज अपना पद छोड़ दें, लेकिन वो पाकिस्तान के शामिल नहीं होना चाहते थे और वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन थे और उन्होंने जो है वो भारत के साथ में मिलना चाहते थे। जब कबायली जो घुसपैठिए पाकिस्तान के भारत में घुस गए तो महाराज हरि सिंह थे, उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी। भारतीय सेना ने मदद उपलब्ध कराई और जो है पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की रक्षा की। लेकिन उस टाइम तक जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान है, पीओके का जो आज हिस्सा हम देखते हैं, वहां तक कब्जा किया जा चुका था पाकिस्तानी सेना के द्वारा या कबायलियों के द्वारा। और जो वहां के जो संघ था, वो मतलब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। वहां की विधानसभा ने भी भारत में मिलने के लिए अपना फैसला सुना दिया और भारत सरकार ने 370 के तहत उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आइए हम बात करते हैं राज्यों के गठन का संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारत जो है ना, वो यूनाइटेड स्टेट नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट यूनाइटेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अनुच्छेद 2, 3 ये सब जो है ना, इन्हीं चीजों के आधार पे इनके गठन की व्यवस्था की गई है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत ने बंटवारे का दंश झेला हुआ है। तो उसमें क्या गया कि जब अनुच्छेद 1, 2, 3 बनाए गए तो भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। और अनुच्छेद 3 में यह भी कहा गया है कि किसी भी राज्य के भीतर एक नए राज्य का निर्माण करके अथवा 2 या उससे भी अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन भी भारत सरकार कर सकती है। वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है और किसी भी राज्य का नाम को बदल सकती है। तो जो ये सारे जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जबकि ज्यादातर जो संघ शासित देश हैं, जो फेडरल कंट्रीज हैं, वहां पे सारे अधिकार राज्य सरकारों को होते हैं। लेकिन भारत के संविधान ने ये सारी जो ताकत है वो केंद्र सरकार को दी है, ताकि भारत दोबारा से टूटने की कगार पे ना पहुंच सके। भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग भी समय से उठी है। 1920 में सबसे पहले हुआ था। 1920 में नागपुर का जो सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग थी उसे स्वीकार किया था और कहा था जब भारत आजाद होगा तो हम जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। जब हम आजाद हुए तो भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग बहुत तेजी से उठी। इसके लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए, जैसे दर आयोग था, जेएलवी समिति थी, ऐसे बहुत सारे आयोग बनाए गए ताकि राज्यों के आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आयोग बनाए गए थे, इन्होंने ये जो बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे भारत की एकता को दोबारा से खतरा पहुंच सकता है। और इस रिपोर्ट का बहुत तेजी से विरोध भी हुआ था। ठीक है, अब इसी आधार पर जो दर आयोग था उसने भारत के अंदर 4 श्रेणी के राज्य बनाए थे कि इन 4 आधारों पर राज्यों का गठन किया जाए। श्रेणी ए, बी, सी और डी। अगर हम ए की बात करें तो इन राज्यों के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद बनाने का भी प्रावधान रखा गया। इसके अंदर असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस तथा पश्चिम बंगाल थे। बी श्रेणी में, इस वर्ग में ब्रिटिश काल की शाही रियासतों को सम्मिलित किया गया था।
जो उस टाइम रियासतें हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में, तो उनको शामिल किया गया था। और इन रियासतों के महाराजाओं को राज प्रमुख का नाम दिया गया था। ठीक, इसके अंदर कोचीन, विंध्य प्रदेश, राजस्थान, मैसूर, सौराष्ट्र, हैदराबाद आदि। श्रेणी सी में जो राज्य रखे गए थे उसके अंदर थे चीफ कमिश्नर, यानी जो राज्य आजादी के टाइम पे चीफ कमिश्नर द्वारा शासित हुआ करते थे। तो उसमें जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि थे। और डी के अंदर अंडमान निकोबार के सभी द्वीप समूह को रखा गया। ठीक, अवधर आयोग ने इन 4 आधारों पे तो राज्य को बांट दिया, लेकिन इसने जन भावना को संतुष्ट नहीं कर पाया। और हुआ क्या कि उस टाइम में स्वतंत्रता सेनानी थे एक पोट्टी श्रीरामुलु, वो उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया था। और 56 दिन के अनशन के बाद 16 दिसंबर 1952 को उनकी मौत हो गई। इससे मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उनमें हिंसा भड़क गई। और अंततः क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 को नए राज्य के तौर पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यानी कि मद्रास जो राज्य था उसके 2 राज्य बन गए। मद्रास की अगर हम बात करते हैं तो मद्रास से 2 राज्य बने, एक तेलुगु भाषी था, तेलुगु भाषी वो बन गया आपका आंध्र प्रदेश, और जो तमिल था उससे बन गया आपका तमिलनाडु। ठीक, तो ये पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो एक नए राज्य का गठन आप होते हुए यहाँ देखते हो, तो पहला राज्य था। और जैसे ही राज्य बना, भारत के और राज्यों में इसके गठन को लेकर के कि और राज्य में भी गठन को लेकर के मांग तेज हो गई। इसके आधार पर क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1955 में, ताकि जो भाषा के आधार पर नए राज्यों को बनाने की जो मांग उठ रही है, जो आंदोलन उठ रहे हैं, उसे किस प्रकार से शांत किया जाए। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में बना है। इसने जो अपनी बात कही है उसने अपने 5 पॉइंट दिए हैं राज्य पुनर्गठन आयोग ने, कि भाषा से संबंधित दृष्टिकोण राज्यों के पुनर्गठन के अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, परंतु एकमात्र कारक नहीं है। यानी कि राजा जो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना है वो बहुत जरूरी है। ये एक कारण है कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए। लेकिन ये कहें कि वही एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे सांस्कृतिक आधार पे, प्रशासनिक आधार पे, तो और एकता और अखंडता जैसे मुद्दे के आधार पर बहुत सारे हैं। दक्षिण भारत, दूसरे का पॉइंट की हम बात करते हैं, दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। इसके आधार पर सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तेलुगु के आधार पे आंध्र प्रदेश बना है, तमिल के आधार पे तमिलनाडु बना है, कन्नड़ के आधार पे कर्नाटक बना है, ठीक है, मलयालम के आधार पे केरला बना है। ठीक है, और इसमें जो जिन भाषाओं, जिस क्षेत्र में जो सी भाषा ज्यादा बोली जाती है उसे उस राज्य में मिलाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के आधार पे इन राज्यों का निर्माण हुआ है, जैसे आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इस आधार पर उत्तर भारत में भी राज्य का पुनर्गठन किया जाए। तो उत्तर भारत में ज्यादातर में हिंदी है। ठीक, हिंदी में भी उन्होंने 4 राज्य बनाए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बांटा गया है। ठीक, फिर अलग सिख प्रांत के गठन का कोई समर्थन उन्होंने नहीं किया है, और न ही बंबई प्रांत को भाषा के आधार पर बांटने की उसमें स्वीकृति दी गई है। ठीक, हाँ, उसमें विदर्भ की जरूर बात की गई, मराठी भाषा क्षेत्रों को मिला करके विदर्भ राज्य बना दिया जाए। आयोग ने असम, बिहार से पृथक आदिवासी राज्य बनाने की मांग का विरोध किया। यानी कि तो ये जो बातें हैं ये आपके इसके अंदर
आई गई हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना है। ठीक है, और इस आधार पे भारत के अंदर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। और ये जो अधिनियम है 1955 जो बनाया गया था, संसद ने इसे नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया है। और इसके अनुसार भारत के अंदर 6 संघ शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का निर्माण किया है। उसके बाद है ना, बहुत सारे राज्यों में राज्य के पुनर्गठन की बात चली है, आंदोलन चले हैं। जैसे हम बात करें, जैसे आपके राज्य पुनर्गठन आयोग ने बम्बई राज्य को नहीं बांटा है, लेकिन बाद में 1968 में गुजरात एक राज्य बना है। गुजरात एक राज्य के तौर पे उसका निर्माण हुआ है। बम्बई राज्य से अलग होकर के गुजराती क्षेत्र को गुजरात और मराठी क्षेत्र को महाराष्ट्र के नाम से जाना गया है। नागालैंड 1963 में बना, असम से अलग होके। हरियाणा 1966 में बना, पंजाब प्रांत से अलग होके। हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश भी था, उसे राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में राज्य बने, असम से अलग हो गए। सिक्किम का भारत के अंदर विलय कर दिया गया 1975 के अंदर, क्योंकि वहां की सरकार ने सिक्किम को भारत के अंदर मिलाने की प्रस्तावना भारत सरकार के सामने रखी थी प्रस्ताव, तो भारत सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और 1975 में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। मिजोरम को भारत के अंदर 1986 में मिलाया गया। अरुणाचल प्रदेश को भारत के अंदर 1987 में मिलाया गया। उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये 2000 में अलग राज्य बने। उत्तरांचल यूपी से निकल के, झारखंड बिहार से निकल के और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकल के। ठीक है, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये नए राज्य बने हैं। ठीक है, इसमें भी अधिकतर जो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो समय समय पर नए राज्यों की मांगों का जो है बात उठती रहती है, मांग उठती रहती है। और बहुत सारे राज्यों की मांग अभी भी उठी हुई है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी से, यूपी की अगर हम बात करते हैं, यूपी को 4 भागों में बांटने की बात अलग अलग हुई है, हो रखी है। जैसे एक हम बात करते हैं पूर्वांचल, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमांचल, तीसरे की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड, ठीक है। और अगर इस चौथे की हम बात करें तो अवध रीजन। पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो है आपका बिहार का कुछ हिस्सा है, और ज्यादा जो आपका आजमगढ़ वगैरह क्षेत्र, गोरखपुर वगैरह जो पूर्वी यूपी का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। पश्चिमांचल में आपका जो पश्चिम यूपी है ना, और फर्रुखाबाद जिले से लेकर जितना ही वेस्ट का हिस्सा है, इसमें आगरा में से लेकर मेरठ, सहारनपुर तक का सारा पश्चिमांचल में। बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं तो आपका झांसी, महोबा ये जो क्षेत्र है, और कुछ मध्य प्रदेश क्षेत्र है, तो इसे मिलाकर बुंदेलखंड की बात होती है। अगर हम अवध की बात करते हैं तो जितना आपका लखनऊ वगैरह उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अवध की हम बात इसमें करते हैं। तो ये 4 राज्य बनाने की यहाँ बात उठती रहती है। जैसे हरित प्रदेश है, हरित प्रदेश को आज की डेट में जो है पश्चिम क्षेत्र के नाम से भी, पश्चिमांचल के नाम से भी जान रहे हैं हम इसे, ठीक है। पश्चिमांचल के नाम से भी हम इसे जान रहे हैं, पश्चिमांचल है, ठीक है। तो जो हरित प्रदेश है इसी को हम लोग यहाँ पे पश्चिमांचल के तौर पे बात कर रहे हैं। कहीं ये हरित प्रदेश के नाम से मांग उठते जो राष्ट्रीय लोक दल द्वारा उठाई जाती रही थी, तो कई जगह ये पश्चिमांचल के नाम से भी चलती रही है। हम अगर अलग बात करें तो कुर्ग प्रदेश है कर्नाटक में, इसे अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। जिसमें मैसूर राज्य वाला जो क्षेत्र है वो आती है, और इसमें ताकत जो पार्टी है, तकाली पार्टी, वो इसके लिए मेहनत कर रही है। मिथिलांचल की अगर हम बात करते हैं तो मिथिलांचल में मैथिली भाषा बोलने वाले जो लोगों की संख्या 4 करोड़ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कई दल मिथिलांचल को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं जो कुछ जिले हैं बिहार के, दरभंगा, मुंगेर, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, सीतामढ़ी और वैशाली, इन सभी जिलों को मिलाकर के एक मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग की जा रही है।
और कई दल इसके समर्थन में भी हैं। सौराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात से अलग करके सौराष्ट्र राज्य बनाने की बात की जाती रही है, लेकिन ज्यादा कई फेमस हुई नहीं है। बुंदेलखंड की अभी हमने बात करी थी, यूपी से एक जो हिस्सा है वो अलग करके, जैसे झांसी महुआ वगैरह जिला है, जो जिले हैं उन्हें अलग करके, और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसे मिला करके जो बुंदेलखंड है ना, वो यूपी और मध्य प्रदेश की दोनों ही राज्यों में बटा हुआ है। तो इन पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को इकट्ठा करके एक अलग बुंदेल राज्य बनाने की मांग की जाती रही है। कई बार कांग्रेस ने भी इसके बारे में बात की है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पे यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है। तुलुनाडु है, तुलुनाडु ये तुलु भाषा जो बोले जाने वाले लोग हैं, कि उनके लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है कि कर्नाटक और केरल के जो जिन जिलों के अंदर तुलु भाषा बोली जाती है उन राज्यों उन क्षेत्रों को मिलाकर के एक अलग से राज्य बनाया जाए और उसे तुलु राज्य का नाम दिया जाए। ऐसे कौशल राज्य है। उड़ीसा का जो राज्य है, उड़ीसा जो क्षेत्र है उसमें कुछ जिले हैं, संबलपुर, सुंदरगढ़, बालगीर, सोनपुर, कालाहांडी, देवगढ़, झारसुगुड़ा और अनुगुल, इन जो जिले हैं इन्हें मिलाकर के कौशल राज्यों का निर्माण किया जाए। इसके लिए भी भाषा, मतलब यहाँ इस क्षेत्र के अंदर ना कौशली भाषा बोली जाती है, तो लोगों का कहना यह है कि इस राज्य को कौशल राज्य के तौर पे मान्यता दी जाए। कौशल राज्य प्राचीन भारत का एक भव्य और जो है फेमस राज्य भी रहा है। इसका बहुत ही ऐतिहासिक वर्णन भी इतिहास में मिलता है। ग्रेटर कूच के नाम से भी राज्य बनाए जाने की मांग चल रही है, लेकिन ये भी इतनी फेमस नहीं हुई है। इसमें यूपी, बिहार और बंगाल के हिस्सों को मिलाकर के ग्रेटर कूच बिहार के नाम से इस राज्य की मांग चल रही है, लेकिन ज्यादातर पार्टी अभी इसकी तरफ से इसके पक्ष में नहीं आई है। ठीक है। पूर्वांचल की अभी हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व के 35 हिस्से हैं, 35 जिले हैं और कुछ क्षेत्र बिहार का लगा करके इसे एक जो है नया राज्य बनाने की बात की जा रही है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने भी इन चार आधारों पर राज्य यूपी का जो बंटवारे की बात भी कही थी। मध्य प्रदेश के बारे में भी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अलग निर्माण की भी बात होती रही राजस्थान से, जो अरावली के वेस्ट में जो पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र सीमा है, जो थार रेगिस्तान है, उसमें राजस्थान के 9 जिले आते हैं और उन 9 जिलों को मिला करके बेसिकली हमारा जो थार रेगिस्तान है अरावली पर्वत के वेस्ट तक है, वेस्ट में है। तो इन जिलों को मिला करके मध्य प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की बात कही गई है। विंध्य प्रदेश के नाम से भी, ये छत्तीसगढ़ में से विंध्य प्रदेश के नाम से भी अलग राज्य बनाने की बात की जाती रही है। ठीक है। तो इस आधार पे हम बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पे, आजादी के समय से भारत के अंदर बहुत सारी समस्याएं रही हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसे समय समय पर अपनी दूरदर्शिता से बहुत अच्छी तरीके से इस समस्या का हल किया है। जैसे दल आयोग की हम बात करें, जेएलवी समिति की हम बात करें, या जो अन्य समितियां बनी थी, उन सबकी जो प्रमुखता से एक चिंता थी कि अब भारत को भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन कर दिया जाएगा तो भारत के अंदर बहुत सारे देश बन सकते हैं, भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने भाषा के आधार पर ज्यादातर राज्यों का निर्माण किया है और हम देखते हैं कि पूरा भारत आज भी एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। ये सब एक नागरिकता की वजह से है। हम लोग संघवाद देश हैं, राज्यों का अधिकार है, लेकिन हमारी आत्मा एकात्मक है। तो संघवाद में एकात्मकता का जो स्वरूप भारतीय राजनीति ने अख्तियार किया हुआ है, ये भारत को अन्य देशों से बहुत अलग बनाता है और ये भारत की राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण मददगार है। धन्यवाद।